नमस्कार दोस्तों, एसके लॉजिकल लर्निंग अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको लेके चल रहे हैं रीट से पहले रीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए। आपको पूरा पेपर मिलेगा, बाल विकास से लेकर से पांचों सब्जेक्ट हैं इसमें। तो आइए दोस्तों एक बार तैयारी करते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट है, तो आपको लेके चलते हैं। पूरा है इसमें लेकिन सभी सब्जेक्ट हैं, तो आइए आपको लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो इसमें दोस्त बच्चा सबसे बेहतर किसमें, इंद्रियगामक अवस्था में सबसे बेहतर बच्चा जो है सीखता है दोस्तों। किसमें सीखता है, इंद्रियगामक अवस्था में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन अगला है हमारा, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। जटिल और सामाजिक सबसे अधिक गहन होता है किशोरावस्था में होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, स्थिर का को इसको स्थिर को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने का सिद्धांत का संबंध है किस पे है, सीखने का सिद्धांत का संबंध जो है दोस्तों, व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। व्यक्ति उद्दीपक के प्रतिपादित करता है, व्यक्ति जो है उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है और सीखता है। और प्रतिक्रिया क्रिया से सीखने से उसे प्राप्त होता है, उसके परिणाम को ध्यान देता है, रखकर सीखता है। उसका मानना है सीखना अवलोकनीय व्यवहार है, आधारित में सूझ अंतर्दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है दोस्तों, वो आंसर है हमारा व्यवहारवादी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। किसको नहीं करता है दोस्तों, शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो आइए दोस्तों, समानता और अंतर देखने की सदृशता स्थापित करने के लिए विद्यार्थी की सहायता करना, विद्यार्थी एकांगी तथ्यों की प्रक्रिया को याद करना और ये निगेटिव वर्ड ही है, याद रखना ये नहीं होगा। प्रकटना अवधारणा अपने शब्दों को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया सही है। निम्न जैसे नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण की उपलब्धता होती है, बिल्कुल सही। इसमें यही बी ऑप्शन होगा दोस्तों, कौन सा होगा, बी होगा, यही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ध्यान से हमें क्वेश्चन करना। वे सभी कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौतियों से भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो दोस्तों इसमें हमारा होता है, ये हमेशा सफल होते हैं। कौन से, आंतरिक रूप से प्रेरित बातें हमेशा सफल होते हैं, ये हमेशा सही नहीं है। क्यों, आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चे के लिए ये सही नहीं है कि वो हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अप्रेरित होना ये बालक किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, ना कि सफलता निश्चित करता है। अतः विकल्प हमारा से ही सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हैं। विशेष ध्यान के लिए समकक्षियों को अलग करना गलत है। उसकी सृजनात्मकता के समृद्ध करने के लिए उसे चुनौती देना, गैर शिक्षक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना। आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चा, ये प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि के लिए जरूरी नहीं है कि उसके कक्ष में अलग बैठाकर उसके समकक्षियों द्वारा कक्ष में बैठाया जाए। ऑप्शन नंबर ये होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, छोटे शिक्षार्थियों को निम्नलिखित कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। शब्दों के विचारों को समझने के लिए कठिनाई, सुसंगत बर्तनी की कठिनाई, वर्ण एवं शब्द को पहचानने की कठिनाई, पठन गति का प्रवाह की कठिनाई। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा शब्दों के विचारों समझने की कठिनाई। छोटे विद्यार्थियों को निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं, ये कोई लक्षण जो है पठन कठिनाई का नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्या छोटे शिक्षार्थियों को पठन के लिए एक कठिनाई नहीं है कि वो शब्दों के विचारों को समझने में
कठिनाई हो रही है, ये कोई उनके लिए कठिनाई नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। आत्मनियम की ओर क्या संकेत करता है दोस्तों? आत्मनियम की ओर संकेत के विद्यार्थियों को निकाय द्वारा बनाए गए नियम, विधि नियम, स्व अनुशासन का नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं प्रशिक्षण करने की योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार का विनय बनाए रखना। इसमें आत्मनियम का आशय, शिक्षार्थी स्वयं से अपने अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता है। इसमें हमें क्या होगा, स्वयं से सीखना ही बेस्ट ऑप्शन होता है, हमेशा करके सीखना। ठीक है, साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में, बच्चे के परिप्रेक्ष्य में। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है? व्यवहार का अध्ययन सीखना, अनधिगम अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा, अनधिगम भी अधिगम का एक हिस्सा। हमने पढ़ाया है अधिगम चैप्टर में। ठीक है, याद रखना। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार के मध्यस्थता कराती है। सीखने में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि कुछ अनुभवों को परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना। ठीक है, इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 10वां का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, और 10वां का ऑप्शन है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ये किसी भी प्रकार के सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, न कि व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में क्या? रचनावाद। सूचनाओं को याद करने को पुनः स्मरण कर द्वारा जांच करने की पुनः स्मरण द्वारा जांच करने के लिए बल देना, शिक्षक के प्रभुताशाली भूमिका पर बल देना, अनुकरण की भूमिका को केंद्रित करना, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करके शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, इसमें हमारा ऑप्शन जो है दुनिया के बारे में दृष्टिकोण निर्मित करने में विद्यार्थी की भूमिका पर बल देना। ठीक है, इसमें है क्या? रचनावाद का सिद्धांत शिक्षार्थियों को दुनिया के बारे में सोच विचार का अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के लिए भूमिकाओं पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन है हमारा सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्वल लेटरन चिंतन का और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में विश्लेषण है और बहुत बुद्धिमान है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12वां है, इसमें हमारा कहा पार्श्वल लेटरल यही हमारा सबसे ऑप्शन है, और समस्या समाधान का सबसे अच्छा, और जहाँ समस्या समाधान होती है बच्चे के लिए वो ऑप्शन बेटर होता हमेशा होता है। ठीक है, आइए। हाँ, इसमें समझाना है, क्या समझाना है भाई? सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन समस्या समाधान की इच्छा, सृजनात्मकता हमने पढ़ाई है, उसमें लिखा सृजनात्मक व्यक्ति प्रतिभाशाली व्यक्ति अपना समझ अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अपने आप रखता है, अपने अंदर रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका रूप से हिस्सा है? सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक और बौद्धिक। तो यह है बौद्धिक विकास का। ठीक है दोस्तों, क्या है? बौद्धिक विकास का है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का ही हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी इच्छा भी मस्तिष्क पर बनानी पड़ती है, क्योंकि उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा को प्रकट की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत शिक्षार्थी को एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास में, विकास समालोचना, बुद्धि एवं विकास दोनों में, विकास की दर में। ठीक है दोस्तों, विकास की दर में हमेशा भिन्न होंगे। जैसे व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत करता था कि प्रत्येक व्यक्ति बालकों के विकास में अपना अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। इसमें सामाजिक, शारीरिक, मानसिक इत्यादि विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, इसलिए समवयस्कों में भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, बच्चों को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। ठीक है, क्या सही है? क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के एक साथ अंतर संबंधित है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों में किसी भी प्रकार संबंध प्रभावित नहीं करता है। गलत है, हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो बी है। क्या सही है? क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंध, और विकास हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ, पक्षों से जुड़ा हुआ होता है। बढ़ा लेना। ठीक है, अब आगे चलिए। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसमें से पुर्जों को देखता है, उसके लिए अलग अलग कर देता है। अब क्या करेंगे? उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करने के लिए उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। उसे समझाएं खिलौना कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इरफान को खिलौनों को कभी
नहीं देना चाहिए, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। ऑप्शन पहला ही है, उसे सही दिशा में प्रोत्साहित करेंगे और उसकी एनर्जी को सही जगह में वेस्ट करेंगे। बच्चे द्वारा खिलौने का तोड़ना, उनके पुर्जों को देखना, यह दर्शाता है कि बालक इस तरह का कार्य उत्सुकता पूर्वक करता आता। इस प्रकार के बालक को जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनकी ऊर्जा सही दिशा में संचरित करनी चाहिए। बालक के मानसिक विकास की दिशा सही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। विकास को सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षार्थियों को क्यों बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझाना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए? यह अचौतिक स्थापित करने के लिए शिक्षार्थियों को मित्र भिन्न अधिगम शैलियों का प्रभावी रूप से संबोधित करना चाहिए। शिक्षार्थियों को सामाजिक स्तर को पहचानने, शिक्षार्थी आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचाने। क्वेश्चन नंबर इसमें हमारा होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थी भिन्न अधिगम शैली को प्रभावित रूप से संबोधित करते हैं। विभिन्न नई नई टीचिंग स्टाइल से हमें पढ़ानी होगा। ठीक है, न्यूनी बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों को शिक्षक की रुचियों को, व्यवहारों को, संवेगों आदि की सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षण शैलियों का निर्माण भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक शिक्षार्थी को स्वयं की विशिष्ट और इसका अर्थ है। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पट्टाचार संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं का विकास करना संभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता की रुचियों के प्रतिभाशाली में एक समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचियों में, प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका आशय है कि प्रत्येक शिक्षार्थी किसी न किसी विषय या किसी क्षेत्र में अर्थात कोई न कोई अपनी योग्यता तो रखता है, जिसमें रुचि रखता है। प्रतिभा एक समान नहीं हो सकती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें कुछ समझाना है, आगे बढ़िए। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह की ओर संकेत करता है। चलिए भैया, आकलन की ओर सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एस लर्निंग। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है सी, असेसमेंट, असाइनमेंट, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, सीखने के लिए आकलन। क्वेश्चन को समझिए, नहीं समझ में आ रहा? अरे यार, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और अब वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है और की ओर संकेत करती है। असाइनमेंट की, जब घूमने गए तो वहाँ आपने अपनी डायरी में असाइनमेंट बनाया, कुछ नोट किया, वो है असेसमेंट। ठीक है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं है, देखते हैं भैया कौन सा नहीं है मानव विकास का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रतिवर्ती निरंतरता और अनुक्रमणिकता। निरंतरता कैसे? देखिए, नहीं, निरंतरता नहीं मेरे दोस्तों। इसका ऑप्शन जो होगा प्रतिवर्ती होता है, क्योंकि निरंतरता गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिवर्तता लिख लीजिए। ठीक है, तो आइए इसका हम समझाते हैं। प्रतिवर्तता मानव विकास के सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती शब्द का अप्रय है पुनः प्रारंभ करना, अर्थात मानव विकास का एक परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः नहीं आरंभ हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रयोजन का उद्देश्य है। निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में। तो नियमित विद्यालयों में कराना चाहिए, क्योंकि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जब संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के लिए किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं करता। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटि पर यह संकेत करती है कि किस तरह का सीखना नहीं हुआ है। सीखना उस वातावरण को प्रभावी, संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो नो प्रॉब्लम, आई डी। सीखना एक उस वातावरण को प्रभावी होता है जिसमें संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ठीक है, सीखना उस वातावरण प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप सकारात्मक और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मूल्यांकन असाइनमेंट क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह निर्णय लेना कि विद्यार्थी की अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियां का मापन करना। मेरी कमी मुझे बी ऑप्शन सही होगा, सीखने में उनकी त्रुटियां अंकन करना। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन 25 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण के शिक्षार्थियों को मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण पाठों को दोहराने में एक प्रभावी तरीका है। शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिसमें सीखना सुदृढ़ है और किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक सुवादन, नई जानकारी की पूर्व जानकारी जोड़कर सीखना समृद्ध। बिल्कुल डी ऑप्शन राइट। अब चलते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में क्या? सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एकांत अनुशासन शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण, प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु को आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं का हिस्सा लेने के लिए शिक्षक को पूछ सकते हैं कि उन पर सभी प्रश्नों का उत्तर याद करने के लिए कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने पर, समूह कार्य के शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय करने पर। इसमें सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है कि हमें याद नहीं करना है। और याद करना कहाँ शब्द आता है? या नहीं आए याद, केवल ये सब चीज़ों को हमें एक ट्रिक याद रखो, हमारा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन और फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य यानी मौखिक प्रश्न। क्या दत्त कार्य? असाइनमेंट इन असेसमेंट एंड इट्स नॉट ऑनली रिकॉर्ड। ठीक, इन दोनों में अंतर। दत्त कार्य रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वां क्या है? विद्यार्थियों की सीखने के लिए रिक्तियां रह जाती हैं, उनके निदान के बाद होना चाहिए। सभी पाठकों को व्यक्तिगत रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों के अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, सुनिश्चित उपचारात्मक कार्य संगठन का आभास करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों वो कौन सा होना चाहिए? सी, सुनिश्चित उपचारात्मक कार्य। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, भारतीय समाज का बहुभाषिक विशेषता के देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए शिक्षक की योग्यता को सुनिश्चित चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन में एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का बाधा के रूप में, विद्यार्थी के जीवन में समृद्ध बनाने संसाधन के रूप में। तो इसमें 30 में हमारा जो ऑप्शन है डी, विद्यालय जीवन में, या विद्यालय जीवन में समृद्ध बनाने के रूप। ठीक है, नेक्स्ट अब गणित की तरफ चलते हैं दोस्तों। गणित में हमारा 31वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? निम्न में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? तो 31 में कौन सा मुक्त वाला प्रश्न है? 2.7 में बड़ी कोई चार संख्याएं लिखो। बिल्कुल ये डी क्वेश्चन है, साइकोलॉजी क्वेश्चन है। देखिए फिर हमारा है 32 नंबर क्वेश्चन। कक्षा सेकंड के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों में उसके लंबे और किनारे को परिचय कराने में सबसे
उत्तम प्रकरण क्या है? सबसे उत्तम प्रकरण क्या है 32 का? जियोबोर्ड। जियोबोर्ड से क्या है? विद्यार्थियों को सरल आकृतियों तथा लंबे किनारे का परिचय दिया जाता है। जियोबोर्ड में लंबे किनारे का बोर्ड दिया जाता है। कक्षा सेकंड के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों को लंबे किनारे परिचय कराने के लिए सबसे उत्तम उपकरण हमारा क्या होता है? जियोबोर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित में कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तिका में एक सवाल, यहाँ के 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, एक 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर, इनमें उसमें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े का अधिकतम लंबाई क्या होगी? ये सवाल, ये जो सवाल है, ये सवाल जो है, ये सवाल के लिए पूछा गया है एचसीएफ तथा एलसीएफ आधारित समस्याओं का अभ्यास देने के लिए, गुणज और गुणज के ज्ञान की परीक्षा देने की, एचसीएफ से बात ज्ञात करने के कौशल जानते हैं, सीखी की संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान करने के लिए। हमारा ऑप्शन क्या है? यही डी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कक्षा थर्ड की पाठ्य पुस्तक में एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया गया है? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा? उपयुक्त प्रश्न का ब्लूम के संरचनात्मक क्षेत्र में किस दक्षता की ओर संकेत करता है? ये विश्लेषण किसकी ओर करता है? विश्लेषण की ओर करता है। प्रश्न ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की विश्लेषण दक्षता की ओर संकेत ही करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। साहित्य कक्षा 5 में पढ़ता है, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है और वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों को वर्गीकृत करता है, लेकिन त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अमूर्त परिणाम को समझने के लिए कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार राशिद चरण में है। पूर्व संख्यात्मक अवस्था, मूर्त संख्यात्मक अवस्था, अनौपचारिक संख्यात्मक अवस्था, संवेदी करण। तो मूर्त संख्यात्मक अवस्था में बच्चा समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसमें हम चलते हैं 35 में। यदि कोई शिक्षार्थी प्रश्न को वर्गीकृत कर सकता है परंतु उस प्रकार के प्रश्नों को व्याख्या करने में असमर्थ रहता है तो वह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मूर्त संख्यात्मक अवस्था के चरण में आता है। ठीक है, आगे चलिए। राष्ट्रीय पट्टाचार रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गणितीकरण की क्षमता का विकास करना, स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य लाभप्रद क्षमताओं का विकास, यहाँ गणितीकरण बच्चों की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत देता है। ऑप्शन है, पूर्वधारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष के अनुशीलन और करने के अमूर्तन और संचलन करने के लिए, गणितीय रूप से चिंतित और तर्क बच्चों के संसाधनों के विकास करने के लिए, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्याओं की संक्रिया प्रभावित करने के लिए, और सी हमारा स्वतंत्र रूप से ज्यामिति प्रमेय के निरूपण करने के लिए, डी है शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण को अनुदित करने के लिए। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो है ए, पूर्व अवधारणाओं को तार्किक निष्कृत करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है क्वेश्चन, इनमें से कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत से सारे से अभ्यास हों, स्थितियों के माध्यम से संकल्पनाओं को परिचय न दिया जाए, केवल हल किए गए अभ्यास के शामिल किए गए हों, उसमें मोटी व भारी होने के लिए आवश्यक है। इनमें से कौन सा है? वा तथा आ तथा बा, सा तथा आ तथा सा। तो 37 नंबर में हमारा है बी, आ तथा बा। क्या है दोस्तों? आ तथा बा, क्योंकि आ पहला और बा। ठीक है, अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पर बल देती है, एनसीईआरटी 2005 बल देती है। गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए। गणित सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों के तार्किक गणितीय योग्यता के पहले उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। निम्न योग्यता के लिए गणित पट्टाचार अलग होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक गणित जो है प्रत्येक गणित जो है प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक वाइज स्थितियों के माध्यम से को परिचय दिया जा सके। और कठोर राष्ट्रीय परीक्षा रूपरेखा एनसीईआरटी गणित की सफलता के प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक पर बल देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, 5, 10 और 25 सबसे छोटे सार्वगुणज में सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर बताइए।
तो 5, 10, 15 सबसे छोटे साल गुणज क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, 5, 10 और 35, 5, 10, 35 में सबसे छोटा क्या हो जाएगा, साल गुणज क्या हो जाएगा 70, और 5, 10, 35 का मासा है 5, और अंतर 70 में -5 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 65। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा 65। ठीक है, 40 में संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। 105 गुणनखंडों की संख्या क्या है, 105 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। 3 गुणनखंड हो जाएंगे, देखिए 3 × 5 × 7। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि समय अब 2:17 PM है तो अब उसे ठीक 11 घंटे बाद 59 मिनट बाद 50 समय क्या होगा। डी ऑप्शन है, 2:16 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 3.5 समकोणों की डिग्रियों की संख्या है, 3.5 समकोणों डिग्रियों की संख्या है क्या 315। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। 11 इकाई, 11 दहाई, 11 सैकड़े बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा क्या है, सी 12/201। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 44वां लेते हैं दोस्तों। 509 और 3028 का योग है, 509 3028 का योग क्या है, बी। ठीक है, पता लगा किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यदि वर्ग का आयत परिमाप के बराबर हो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए वर्ग सेंटीमीटर में। तो वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर माना कि आयत की चौड़ाई बी, आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 + बी। ठीक है, जोड़ लीजिए, हो जाएगा। कैसे करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया हमारा बी 32, 832। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। संख्या 12, 3, 45 में 3 स्थानीय मान का अंकित मान में अंतर बताइए। ऑप्शन नंबर 297। ठीक है, और बताओ क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। एक घन में 6 फलक होते हैं, 1 किलोमीटर 0.1 सेंटीमीटर 0.110, ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पहले का आंसर हो चुका है, दूसरा का आंसर का हम आप लोग लेके चलते हैं। नदी में एक नाव की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरी नाव 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दोनों नाव में एक ही दिशा में है, तो नाव एक स्थान से दूसरी स्थान पर चलने में 3.5 घंटे 50 मिनट। इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला। और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। संख्या 90, 70, 7 में 9 से भाग देने पर शेष फल 5 आएगा हमारा दोस्तों। उसमें हो जाएगा 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि एक ताज़ा मछली सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली 25% किलो भाव से खरीदते उसे सुखाकर 80 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचती है। इस पर वो कमाती है, इसके प्रकार वो कमाती है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्न प्रतिरूप को देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 51। निम्न प्रतिरूप को देखिए, 51 को देखिए दोस्तों। निम्न प्रतिरूप को देखिए, निम्न प्रतिरूप को देखिए। इसमें हमारा 51 आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, इसी प्रकार प्रतिरूप बन रहा। क्वेश्चन नंबर 52 में आ जाइए। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है। एक बोतल में 750 मिली जूस पे भरा जाता है, इसमें और ऐसी 6 बोतल को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या क्या होगी। तो इसमें हो जाएगी 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी भी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। 86, 64 सेंटीमीटर घनों का एक पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। 361। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। अच्छा, 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल की ओर संकेत करता है। उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों,
चौवन का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा चौवन का दोस्तों? यहाँ पे बी ऑप्शन होगा और वो आगे है। ठीक है, दिखाते हैं। चौवन का आंसर क्या था हमारा? बी। ठीक है, 55 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 का। प्राय शिक्षार्थी दशमलव की संख्या की तुलना की त्रुटि करते हुए उदाहरण के लिए 0.50 और 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि में सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। 0.0 की सार्थकता को संबोधित प्रतिमान का समलोकन। तो ये 55 का जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ए हो जाएगा। यही कक्षा के इस प्रकार के सवालों का अभ्यास का अभाव संख्या रेखा दशमलव संख्या को निरूपित करना करना। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग के विषय में एक साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, प्रतिनिधित्व करता है। 56 का आंसर बताइए सीधा। ए। 57 का आंसर बताइए सीधा। 57 का आंसर बी चाशुकरण। क्वेश्चन पढ़ोगे? बेनिल क्वेश्चन आया है। बेनिल के ज्यामिति के विचार के स्तर पर अनुसार 5 स्तर का चाशुकरण विश्लेषण अनौपचारिक निगमन दृढ़ता कक्षा 3 के एक बच्चे के छांटने के लिए निम्न बहुभुज भेज दिए गए हैं। इन बहुभुज संख्या के आधार पर बहुभुजों का वर्गीकृत करता है बच्चा। बेनिल के ज्यामिति के विचार के स्तर पर औपचारिक निगमन, चाशुकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और चाशुकरण। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 58 जब एक बच्चा संख्याओं की संक्रियाओं को संकेतित घड़ी के दो कांटों में विभिन्न सिक्कों के आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। निहार्थ जो विशिष्ट बाधाएं उसे सीखने में प्रभावित कर रही हैं। क्या प्रभावित करती हैं? कमजोर गणित कौशल का कमजोर शाब्दिक चाशु शब्द और कारकर्णी स्मृति, कमजोर चाशु प्रकरण योग्यता के लिए चाशु विविधीकरण, संगठित अंकों का समन्वय, कमजोर भाषा भ्रमण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति शब्द के भंडार के भ्रमण। तो आइए दोस्तों इसमें ऑप्शन लगाते हैं हम अपना 58 का सी। ठीक है, राष्ट्रीय पत्राचार रूपरेखा 2005 के अधिगम रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्यों पर वह केंद्रित है? 59 डी। 60 का देखिए, इसमें आपको पहचानना है सिस्टम। देखिए, पद्धतियों में प्रयोग करते हुए 15 प्रदर्शित करने वाले संयोजों का एरी आरेख बनाना है अथवा अन्य किसी संख्या का प्रदर्शित करते हुए उपयुक्त तरीके से किसी संकल्पना को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दो संख्याओं के उत्पादन के रूप में एक संख्या का प्रदर्शित गुणन के संचयी गुणन, असीमता, अभाज्यता, संयुक्त संख्याओं का पहचान करना, क्षेत्रफल की संचय प्रकृति, गुणन की संचय प्रवृत्ति, अभाज्य संयुक्त संख्या की पहचान के आयत का क्षेत्रफल। और डी है दो संख्याओं को उत्पादन के रूप में संख्या को प्रदर्शित करने का गुणन, संचयी प्रवृत्ति के गुणन, असीमता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। तो 65 का हमारा 60 का क्या है आंसर? ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। एक अपना भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का सागरीय खरपतवार किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आयोडीन। भारत का प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम 1973 में निम्नलिखित में किस वर्ग का प्रोटीन की प्रचुरता है? सोयाबीन, चना, मक्का में नक्षत्र का कार्य निर्भरता है? पृष्ठीय ताप पर वनों का महत्व है? ग्रीन गोल्ड से। पृथ्वी का अपमार्जक है? जीवाणु कवक। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में रबी की फसल है? चना। पोलियो का कारण है? विषाणु। पर्यावरण दिवस 5 जून को। पौधों का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे ज़्यादा होता है? हरे रंग में। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम चलते हैं आगे। भिंडी में पाया जाता है, भिंडी में क्या पाया जाता है आप लोग बता सकते हैं? भिंडी में पाया जाता है विटामिन ए, फास्फोरस, विटामिन सी, ये सभी पाया जाता है भिंडी के अंदर। ठीक है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है पपीते का, अमरूद का, नींबू का, आम का। नींबू, अमरूद, आम और पपीता 74 का सी आम का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किस संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से है। ठीक है, 75 का क्या है? उत्तराखंड है। अरे यार, उत्तराखंड से। निम्नलिखित में से जैविक घटक है? पादप मृदा, जलवायु, पादप मृदा,
जलवायु उत्पादक। कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? कंपोस्ट। ठीक है। हमारे पर्यावरण में किस गैस में सर्वाधिक सांद्रता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा के वृहद प्रदूषक हैं? अम्ल वर्षा के वृहद प्रदूषक हैं तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड है। एनसीटीई का उद्देश्य है, एनसीटी का उद्देश्य शिक्षा निरंतर स्तर बनाए रखना। हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जो जाता है वो मनाया जाता है 1 जुलाई से। जल जनित रोग होता है, जल जनित रोग जो होता है अतिसार होता है। वायु प्रदूषण का कारक है, वायु प्रदूषण का कारक है धुआं। और निम्नलिखित में किसके कुनाइन नामक दवा का प्रयोग सिलिकॉन कुनाइन नामक दवा से प्रयोग कहाँ से मिलती है? तो कुनाइन नामक का सिलिकोना प्लांट से मिलती है। ठीक है दोस्तों। और 71% पृथ्वी पर तल तक ढका हुआ जल से। ठीक है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो विश्व जल संगठन प्रमुख का कारक है, विश्व जल संकट का प्रमुख कारक औद्योगिकरण, नगरीकरण। निम्नलिखित में कौन सा बायोडीजल है? जेट रेफार। राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र। भारत के प्रथम बायोगैस संयंत्र है पिलनी। डेसिबल को मापता है ध्वनि को। ठीक है। अब हिंदी के लिए आगे हम चलेंगे दोस्तों। इसको पहला ग्राफ को पूरा अच्छे से पढ़िए, आप लोग धीरे से पढ़ लीजिए पूरा पहला ग्राफ। आप लोग एक एक करके पहला ग्राफ को पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे कराएंगे। ठीक है। पहला ग्राफ को पढ़ा। चलिए अब आइए चलिए। कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव को सबसे निकट है? तो हिम्मत करे इंसान तो क्या काम मुश्किल है, ये है गद्यांश। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। बाद में किस शब्द का उपसर्ग प्रत्यय दोनों हैं? इस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। बी सफलता में। ठीक है। पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है, ये हो जाएगा दूसरों की पीड़ा। गद्यांश का प्रारंभ अधिकृत कथन किसके जीवन प्रदर्शन से बना है? रुकती राय। ठीक है। रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? ये थी कामकाजी महिलाओं के लिए। कामकाजी महिलाओं का प्राय नित्य ही जूझना पड़ता है मनमानी करने वाले बालकों से, परिवहन समस्याओं, गृहस्थी समस्याओं से, पर पीड़क और अपराधी लोगों से। ठीक है। पर पीड़क और अपराधी लोगों से, बिल्कुल से। कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था, कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण क्या था दोस्तों? लोगों की सेवा करना। ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। किस जिंदगी के खतरे और आकांक्षाओं से भरा माना गया है? कामकाजी जिंदगी को। ठीक है। सड़क परिवहन की, महानगरों की, फारसी और ट्रेन संचालन की। ठीक है। 99 का डी। अब निम्नलिखित में गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। अब देखिए गद्यांश से दिया गया है, गरजते धन धन धनन धनन, नचता है मोर मन मन, ऐसी परी हर छर झड़ी, भीगी बदन बेसुध मन, आज वर्षा गजब आ गई, बह रही मस्त कुआरी, नदी की द्वार तक आई, मेघों में लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे खेत अगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। तो वर्षे के ऊपर है। तो चलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। बेसुध मन कहकर कवि मानना चाहता है कि वह मन है कि सब मस्त मत आता। खेत की अगड़ाई ले रहे हैं, खेत जो अगड़ाई ले रहे हैं उसका मतलब सूर्य, खेत जो अगड़ाई ले रहे हैं उसका मतलब क्या है? ले रहे खेत अगड़ाई ना। सूर्य के सो जाने से उसे नींद आ रही। ठीक है। चलो। गरजते घन घनन घन के अलंकार है अनुप्रास अलंकार।
मन की उपमा किसे दी गई? मन की उपमा किसे दी गई? मोर को। लिपट कर सो गया सूरज, इस भाव का सूर का अर्थ है भी छिप गया। परवाई के आश्रय है। पूर्वाई से क्या आश्रय है? पूर्व से बहने वाली पवन, पूर्व से आने वाली वायु। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आप पढ़िए। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी को अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप वर्तनी की जिम्मेदारी मानते हैं। नंदिनी का ऐसे अवसर प्रदान करेंगे उस समय अपने सुधार कर नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना, उन्हें 20-20 बार लिखना, नंदिनी को समझाना, वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसे के अंक काटने जाएंगे, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी अशुद्धता की लेखन है। तो 106 में हम आपके साथ क्या उम्मीद रखते हैं। ठीक है। आइए, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुहावरे लोकोक्तियों के वाक्यों का प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करना, भाषा में अलंकारित करना, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करना, समझाना, उनका प्रयोग करना, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाना। तो यह संदर्भानुसार। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न संदर्भ के व्याकरण के शिक्षण की पुष्टि कराता है? घर में पुस्तक पुनरुक्त शब्द युग में इसी तरह से शब्द के दो और शुद्ध शब्द युग बताइए। घर में पुस्तक युग में दिए गए शब्द युगों में से कुछ ऐसे शब्द युग छाटिए। घर घर शब्द युग में प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। घर घर अपनी चर्चा के वाक्य पर घर शब्द की पुनरावृत्ति का अर्थ का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसमें हमारा क्वेश्चन आपको बताया, इसमें हमारा ऑप्शन जो था डी है। कौन सा है? डी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 109 उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण होगा समृद्ध हिंदी साहित्य का छठ प्रदर्शन कर भाषाई क्षमता को बढ़ावा देने का अभ्यास है। समस्त व्याकरण बिंदुओं का समावेश बिल्कुल सही है और विधि छटाओं को समेटना चाहिए। जूनियर लेवल पे तो हमें व्याकरण देखना। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र या राय बनाने का आत्मिक विश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो 110 कवि के बोध, कविता बोध, साहित्य बोध, ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, साहित्य बोध और भाषा बोध, यही है। आगे चलिए। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? पढ़ने में रुचि जगाने, भाषा ज्ञान वृद्धि के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने, सामान्य वृद्धि के लिए, भाषा बढ़ाने, साहित्य कलाकार रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान और सामान्य रुचि जगाने के लिए। इसमें हमारा सी होगा 99 100 के। देखिए 101 का ए है। ठीक है। अब जो 111 का ए है। आगे 112 उच्च प्राथमिक स्तर भाषा विचार के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? भाषा के नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचान होता, व्याकरण कंठस्थ करना, साहित्य विधाओं की रचना करना, नियमबद्ध होती है भाषा। ठीक है। 13 विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जुड़ी व्यक्तियों को विद्यार्थियों को परिचित कराया जाता है। इस कथन का मुख्य तात्पर्य विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा का प्रयोग, भाषा के नियम के शब्दों का प्रयोग। 113 क्वेश्चन जो है हमारा बी इसमें सही है। कौन सा है? बी। भाषा शिक्षण किस विधि में मातृभाषा के मध्यस्थ में नहीं रखा जाता है? डी प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है। भाषा शिक्षण के संदर्भ किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पट्टाचार समय की क्रियाओं के लिए आयोजन करना, भाषा प्रयोग में अधिक अवसर प्रदान करना, कक्षा का आयोजन करना। 115 का बी है। बी, सॉरी यार। ठीक है। सतत आकलन के उद्देश्य में जानना है बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों सीखते हैं, बच्चे ने कितना सीखा और बच्चे ने क्या सीखा। ठीक है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं। अब आगे चलिए। जब शिक्षिका पूछती है कि शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में लगने के अर्थ में क्या अंतर आता है? तो असहाय शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता का अवसर देती है, भाषाई बारीकियाँ समझाती है, व्याकरण को सिखाती है, क्योंकि परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो इसमें जो है वो परीक्षा के लिए तैयार करती है। ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा के लिए शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा का प्रयोग क्षमता, व्याकरण की नियम जानकारी, भाषा कौशल ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। 118 का जब हम देखते हैं तो हमारा क्या होता है? संवैधानिक मूल्यकारी इसमें बहुत कम है। साहित्य की विध विधा के शिक्षण स्तर पर पाठन, आत्मकथा, स्मरण, एकांकी और जीवन। तो एकांकी
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के अभिव्यक्ति परखने के लिए किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? लोकगीत के परिचायक होते हुए कथन पर अपने विचार व्यक्त करना, आंखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना, सोने से पार्क में क्यों घेर लिया, सेना ने पार्क में क्यों घेर लिया, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला है। ठीक है, तो 120 का हम जो है बी ऑप्शन लगाएंगे, क्या बी। ठीक है, अब इसके आगे संस्कृत में चलते हैं। संस्कृत में आप ग्राफ पढ़िए, उसका आंसर लगाइएगा। ग्राफ ये देख लीजिए, पहला ग्राफ आपको पढ़ना ही होगा, इसमें हम क्या पढ़ें। ठीक है, तो आइए आपको लेके चलते हैं। पहला 121 का अग्रजन यथा एम के एम कदिता अग्रजन कन केला केन दृष्टता। 122 का बी संकृता तेन कमता। 123 का सी। 124 का बी संस्कृत वाले सर आएंगे कल से, वो बताएंगे, आज हम लगवा दे रहे हैं। सलीलासिर का है तो 125। मुझे लगता है यहीं पर रखा जाए, क्योंकि संस्कृत वाले सर आए तो उनसे ही करवा देंगे संस्कृत वाले। ठीक है, आज के लिए इतना है, थैंक यू।